आपका दिन अच्छा चल रहा होगा और आप बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हमारा इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो हियर आई एम। आज हमने मज़े मज़े की आसान सी कुछ एक दो चीज़ें करनी हैं। हमारा जो यूनिट 3 है उसकी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, वोकेबलरी किए, सेंटेंसेस बनाए। उसमें हमने ग्रामर के पोर्शन में सिमिली देखा, एलिट्रेशन देखी, उसके अंदर हमने जो है वो प्रोनाउन देखा, और फिर हमने जो है वो केसेस ऑफ प्रोनाउन देखे। उसके बाद हमने एडजेक्टिव देखा, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव देखी। ये सारा काम हम जो है वो इस एक्सरसाइज में अब तक कर चुके हैं। आज हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देना, एंड कर देना। आखिरी दो चीज़ें इस एक्सरसाइज में रह गई हैं, वो आज हम करने जा रहे हैं। हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक चीज़ है जी, एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज कहते हैं अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो जुमले के अंदर मौजूद होता है लेकिन वो अपना मफहूम सही तरह पर बयान नहीं कर पाता। ठीक है जी। जी एडजेक्टिव के बारे में हमने लास्ट टाइम, मेरा बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरह जो है वो इनको फॉर्म किया जाता है। उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी हमने, और उसके जो है वो मैंने आपको डिग्रीज भी बताई थी कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। तो अगर जो बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं लिया हुआ वो क्या करे कि वो प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो ज़रूर सुने, ताकि उसे जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड, अल्फाजों का मजमुआ। तो हम जुमले के अंदर अल्फाजों का ऐसा मजमुआ ढूंढेंगे जो जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। जो जुमले के अंदर एडजेक्टिव क्या होता है आपको पता है, मैं काफी दफा बता चुका हूं कि ये क्या करता है, मॉडिफाइज नाउन या प्रोनाउन। जो बेसिकली किसी नाउन या प्रोनाउन को जुमले के अंदर मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मजीद हमें कोई बात बताता है। तो हम देखेंगे कि अल्फाजों के अंदर, जुमले के अंदर अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो बेसिकली किसी एक नाउन को चेंज कर रहा है, तो वो जो अल्फाजों का मजमुआ होगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल करते हैं जिसके, देखें, मैं कहता हूं द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल इज माइन। वो छतरी जिसका हैंडल, जिसका दस्ता टूटा हुआ है, वो मेरी है। अब यहां पर देखें, हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर क्या है? अम्ब्रेला। छतरी ये क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, नाउन है। अब आगे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इस नाउन को मॉडिफाई करते हैं। मैं कहता हूं द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल, के वो अम्ब्रेला जिसकी छतरी टूटी हुई है। ये अल्फाज जो हैं इस छतरी के बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब इसी तरह मैं कहूं द अम्ब्रेला विद फ्लावर्स ऑन इट, ठीक है। या फिर द अम्ब्रेला विच इज ब्लैक एंड रेड इज माइन। अब ये जो अल्फाज हैं ये बेसिकली देखें मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इस अम्ब्रेला के मीनिंग को। ऊपर लिखा है कि जिसका दस्ता टूटा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि जो स्याह और सुर्ख रंग की है। तो दोनों में हमें ये अम्ब्रेला जो है ये चेंज होता हुआ नजर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये नाउन है, और ये अल्फाज जुमले के अंदर जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं ये फ्रेज हैं। और चूंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये कौन सी फ्रेज हैं? एडजेक्टिव फ्रेज हैं। क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है? एक नाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे हम कहते हैं अ पुअर मैन, ये कैसा आदमी है? पुअर है। तो यहां पर तो एक लफ्ज ने इसको मॉडिफाई कर दिया। इसी तरह अगर जुमलों के अंदर अल्फाजों का मजमुआ किसी एक नाउन को मॉडिफाई करे तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों भाई, समझ आ गई है? चले जी, अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स करवाने लगा हूं और आपने मुझे बताना है कि इनमें एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी है। ही bore a banner with a strange
डिवाइस, ये पहला जुमला है। उसके बाद एक और सेंटेंस है हमारे पास दूसरे नंबर पे, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव, वो छुट्टी पर है। तीसरा सेंटेंस है जी हमारे पास, द डिसीजन ऑफ द जज इज फाइनल। चौथा एक और सेंटेंस लिख लें, पढ़ लें इसको, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड इन स्नो। पांचवा सेंटेंस, द रनर इन द रियर, the runner in the rear did not qualify। लो बच्चों, ये 5 सेंटेंसेस हैं। इसके अंदर आपने बताना है कि हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। देखें पहले नंबर पे, ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, ये सेंटेंस है। अब देखिए ये बोर जो है ये तो एक्शन हो रहा है, ये वर्ब है। एक्शन किस पर हो रहा है? बैनर पर। ये क्या है? नेमिंग वर्ड है, ये एक नाउन है। और ये नाउन के ऊपर कैसे काम हो रहा है? विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। ये जो फ्रेज है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, ये इस नाउन को चेंज कर रही है कि ये काम कैसे जो है वो कहां पर किस तरह हो रहा है। इसी तरह द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव। प्रिंसिपल क्या है? नेमिंग वर्ड है, नाउन है। अब ये जो दिस स्कूल है, ऑफ दिस स्कूल, ये बता रहा है कि इसी स्कूल का, जो इस नाउन को चेंज कर रहा है। क्योंकि यहां पर अगर कोई और अल्फाज होते तो प्रिंसिपल का मतलब जो है वो चेंज हो जाता। तो इस दूसरे जुमले में द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल जो है ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। तीसरे नंबर पे है द डिसीजन ऑफ द जज इज फाइनल। देखिए डिसीजन ये एक नाउन है, देख रहे हैं ना। और इस नाउन को किसका डिसीजन? ऑफ द जज। अब ये डिसीजन किसी और का भी हो सकता है, लेकिन ये जज जो है वो यहां पर इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करी। जिन बच्चों को वीडियो नहीं शो हो रही, बेटा हमारी तरफ से वीडियो का कोई इशू नहीं है, अपने पेज को रिफ्रेश करें, और जिनको वीडियो थोड़ी ब्लर नजर आती है वो अपनी वीडियो क्वालिटी को जो है वो इंप्रूव कर लें। चौथा सेंटेंस है द टॉप ऑफ द माउंटेन। टॉप क्या है? देखिए नाउन है, किसी चीज का नाम है ना। किस चीज का? यहां पर किस चीज की टॉप की बात की जा रही है? ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की। तो यहां पर ये टॉप किसी और चीज की भी हो सकती थी, तो हम ऑफ द माउंटेन्स जो है वो कहेंगे कि ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई। रनर क्या है? नाउन है। और ये कहां का रनर है? इन द रियर, जो पीछे रह गया। अब यहां पर अगर इन द रियर ना लिखें, कुछ और लिखें, तो रनर का मतलब चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। ये 5 सेंटेंसेस और उसमें से हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस निकाले, आपको समझ आ गई। और काफ़ी बच्चे माशाल्लाह बड़े अच्छे सही करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं। ये मैं अभी साइड पे हो रहा हूँ, ताकि अगर आप इस बोर्ड का अभी पिक्चर लेना चाहें या नोट करना चाहें तो कर लें, ये आपके काम आएंगी। ये एडजेक्टिव फ्रेजेस और ये वो, इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये नहीं आती तो फिर आप कभी भी अच्छे नंबर नहीं ले सकेंगे। बराए मेहरबानी इनको अच्छी तरह से गौर से पढ़ लें। लो बच्चों लविका कह रही है क्लियर, सब समझ आ गया, जबरदस्त है। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज में आखिरी चीज जो ग्रामर के पोर्शन में है वो टेंसेस के हवाले से हमारे पास टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत आसान है, आपको मैं ये पहले चार्ट भी करवा चुका हुआ हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है, अगर इसका आपने पॉजिटिव बनाना है, असर्टिव जुमला बनाना है, तो इसमें क्या होता है कि विल,
या फिर शैल लगता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो इसमें विल या शैल प्लस नॉट और आगे वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लग जाती। अगर आपने इसका क्वेश्चन बनाना है तो इसमें क्या होता है कि विल या शैल जो है वो जुमले में सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद सवालिया निशान आ जाता है। अगर आपने किसी फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस का क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों इकट्ठा बनाना है तो इसमें क्या होगा कि विल या शैल जुमले में सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल, I shall go to लाहौर। पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव है तो I shall not go to लाहौर। सवालिया बनाना है तो shall I go to लाहौर, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अगर आपने नफी और सवालिया दोनों बनाने हैं तो फिर क्या होगा कि shall I not go to लाहौर और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा। देखो बेटा, जो आई और वही है इसके साथ शैल है, आगे जो यू है इसके साथ विल आएगा, ही, शी, इट और दे इनके साथ विल आएगा। अब आगे आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर आपने पैसिव बनाना है तो फिर क्या होगा, इसमें विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये इसका पैसिव बनाने का तरीका होता है। जैसे कि अगर आई प्ले फुटबॉल, विल फुटबॉल बी प्लेड बाय मी। ठीक है, आइए अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, इसकी ये आपका असर्टिव हो गया। तो ये बहुत ही आसान है। अब इसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जो हमारी वर्ब की फॉर्म लगती है वो या तो जैसे ये विल शैल लगता है या फिर इसके साथ जो है और ये होता है बी गोइंग टू। ये बी का मतलब है ये मेन कोई हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज आर एम। लेकिन ये जो गोइंग टू है, अगर हम लिखें कि आई एम गोइंग टू गो टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूं, ऐसा ये पढ़ने में लगता है कि जैसे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है जिसमें हम इज आर एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहां पे देखें कि ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बी गोइंग टू, आगे मेन वर्ब ये आ रहा है, तो फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है बी गोइंग टू, ये बेसिकली हमारे फ्यूचर को इशारा करता है। ये आई एम गोइंग टू गो टू लाहौर, ये इसका मतलब है कि आई विल गो टू लाहौर, आई शैल गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह आई एम गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम द मार्केट, आई एम गोइंग टू गेट, ये याद रखें कि गोइंग टू के अंदर जो है वो साथ प्लस जो है वो एक मेन वर्ब जरूर आता है।
ये यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे आई एम गोइंग टू गेट माई लैपटॉप, मैं जा रहा हूं अपना लैपटॉप लेने। यहां पर मेन वर्ब गेट है। एम गोइंग टू जो है ये बेसिकली एम जो है हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अगर यहां पर ही होता तो ये होता ही इज गोइंग टू गेट हिज लैपटॉप, ठीक है। अगर दे होता तो आर आ जाता। तो जैसा सब्जेक्ट होगा आगे हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक आएगा। लेकिन आगे गोइंग टू, बी गोइंग टू, ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ मेन वर्ब भी आता है। लो भाई, ये फ्यूचर इंडेफिनेट बहुत आसान मैंने आपको करवा दिया, आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, नहीं तो ये मैं साइड पे हो रहा हूं। आप ये फ्यूचर इंडेफिनेट की ये जो अभी हमने एक्सरसाइज की है ये सारा लिखा है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो या इसकी पिक्चर ले लो। और बेटा जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके गली मोहल्लों के अंदर रहते हैं जो 10th के स्टूडेंट हैं, सबको बताएं कि आप campus.pk के ऊपर किस तरह जो है वो लाइव लेक्चर रोजाना ले रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और सिलेबस देखें हम कैसे भागम भाग अपना सारा कवर कर रहे हैं। तो मेरा बेटा ये दूसरे बच्चों को गाइड करें, ये आप पर है, अब आपने सबको बताना है, ठीक है। मनाहल कह रही है ऑलवेज क्लियर सर, ऑल राइट। जहरा कह रही नो क्वेश्चन। कासिम कह रहे लास्ट। बेटा देखो ये ना फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर जैसे हम विल शैल के साथ वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, इसी तरह बी गोइंग टू के साथ भी आगे वर्ब की फॉर्म लगती है। तो ये बी गोइंग टू आगे मेन वर्ब आता है। ये जैसे लिखा आई एम गोइंग टू गो टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे एम गोइंग जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये लेकिन ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। ये बी गोइंग टू का मतलब होता है गागेगी, गागेगी। आई एम गोइंग टू गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊंगा, ठीक है, समझ आ गई। इसी आई एम गोइंग टू गेट माई लैपटॉप, मैं अपना लैपटॉप हासिल करूंगा। जी बच्चों स्क्रीन पर आपका टेस्ट शो हो गया, अपना टेस्ट अब आप करें। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपने इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर देना है। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर आपको शो होगी, उसे क्लिक करें, फॉलो की ऑप्शन है उसे दबाएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।